बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये शाहरुख खान का डायलॉग है। लेकिन बच्चन और गांधी नेहरू परिवार जैसे बड़े परिवारों में कैसे छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप लेकर उनके रिश्तों में ऐसी खाई पैदा की जो आज तक नहीं भर पाई है और शायद आगे भी कभी ना भर पाए। ये कभी एक दूसरे के पूरक रहे। बच्चन और गांधी नेहरू परिवार की बनते बिगड़ते रिश्तों की महागाथा है। आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा करने वाला रहस्य भी इन्हीं दो दिग्गज परिवारों से जुड़ा हुआ है। दशकों तक बेहद करीब रहा बच्चन व गांधी नेहरू परिवार आखिर एक दूसरे से दूर कैसे हुआ? वे क्या वजह रही जिसने इन परिवारों को इतना एक दूसरे से छिटकाया कि सार्वजनिक रूप से अमिताभ बच्चन कहने लगे कि वो लोग राजा हैं यानी कि गांधी परिवार और हम रंक यानी कि बच्चन परिवार। 2004 में जया बच्चन को एक राजनीतिक सभा में कहना पड़ा, जो लोग हमें राजनीति में लाए वो हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए। जब हम मुसीबत में थे उन्होंने हमसे किनारा कर लिया। वे लोगों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। फिर पलटकर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई और आते ही उसे बदला लेना पड़ा और 2004 के बाद कई मामूली वजहों से इनकम टैक्स विभाग ने अमिताभ बच्चन को परेशान करना जारी रखा। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई की किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स आधुनिक भारत के इस रहस्य से पर्दा हटाने की पुरजोर कोशिश करती है। इसमें एक पूरा अध्याय फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस बच्चन और गांधी नेहरू परिवार के शुरुआती दौर की दोस्ती से लेकर करीब 6 दशक तक चले आत्मीय संबंधों और इस दौरान पैदा होते रहे फ्रिक्शन को विस्तार से चित्रित करता है। भले ही कोई आतिशी रहस्योद्घाटन किताब में नहीं मिलता, जो वजहें पहले से सामने आ चुकी हैं उनसे हटकर, लेकिन लंबे वक्त से हाई प्रोफाइल नेताओं की निजी जिंदगियों को करीब से जानते समझते रहे रशीद किदवई बेहद तफसील से रिश्तों का जिक्र करने के साथ साथ कई बार निजी खुलासों से अचंभित करते चलते हैं। कोई फिल्मकार पत्रकार अगर इस विषय पर लिखता तो उसका नजरिया शर्तिया अलग होता। वो राजनीति को अजनबी नजर से देखता और फिल्मों से जुड़े बच्चन के प्रति शायद थोड़ा नरम होता। लेकिन दशकों से राजनीति कवर कर रहे किदवई ने अपने इसी चिर परिचित स्पेस में खड़े होकर पावर और महत्वाकांक्षाओं में उलझे रिश्तों की इस महागाथा को देखा है और बच्चन को कटघरे में ज्यादा तो गांधी परिवार को उनसे थोड़ा कम खड़ा किया है। बच्चन और गांधी नेहरू परिवार की दोस्ती की नींव हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू के जमाने में पड़ी थी। यहाँ उस दौर की दोस्ती और गुजरते वक्त के साथ गाढ़े हुए संबंधों की बात करना जरूरी है ताकि सही संदर्भ में अलगाव को देखा जा सके। बहुत बड़ी वजहों के अलावा क्यों छोटी मोटी बातें भी दोनों परिवारों को बाद में चलकर चुभती रहीं, यह समझा जा सके। किदवई किताब में लिखते हैं कि नेहरू परिवार के इलाहाबाद वाले घर आनंद भवन से यह दोस्ती परवान चढ़ी थी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के चौथे खंड 10 द्वार से सोपान तक का हवाला देते हुए किदवई बताते हैं कि सरोजिनी नायडू ने 1942 में हरिवंश राय और तेजी को पहली बार नेहरू परिवार में आमंत्रित किया था और वहीं से तेजी और इंदिरा के बीच मृत्यु तक जीवित रहने वाली दोस्ती की शुरुआत हुई। सरोजिनी नायडू ने नाटकीयता के साथ हरिवंश और तेजी का परिचय कवि और उसकी कविता कहकर दिया था, जिसे उस वक्त अविवाहित रही इंदिरा ने इतना पसंद किया कि आगे चलकर विदेशी मेहमानों से तेजी को मिलाते वक्त वे यही तारुफ इस्तेमाल करने लगी। इंदिरा व तेजी के बीच की गहरी दोस्ती का जिक्र खुद अमिताभ बच्चन ने खालिद मोहम्मद की किताब टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन में विस्तार से किया है।
उसका हवाला देते हुए किदवई लिखते हैं कि तेजी बच्चन बेहद खूबसूरत महिला थीं और उनके लाहौर वाले अदब के चर्चे आनंद भवन तक पहुंच चुके थे। इसलिए शुरू में जब वे नेहरू परिवार से मिलने उनके घर जाती तो विजया लक्ष्मी पंडित की बेटियां नयनतारा व चंद्रलेखा सज संवर कर उनका इंतजार किया करती इंदिरा गांधी के संग, ताकि सभी मिलकर उस वक्त के फैशन पर बात कर सकें और तेजी की राय जान सकें। 2 पीढ़ियों के बीच सतत जारी रहे इन गाढ़े रिश्तों के बावजूद कई बार बच्चन व गांधी नेहरू परिवार के बीच की तकरार सार्वजनिक हुई। वह इकलौती वजह जिसने रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया, उस पर हर कोई केवल कयास लगा सकता है। लेकिन रशीद किदवई अपनी किताब में सिलसिलेवार उन वजहों को तफसील से बयां करने का जरूरी काम करते हैं। किदवई के अनुसार रिश्तों में पहली बार दरार इमरजेंसी के बाद नजर आई। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के वक्त अमिताभ बच्चन ने मुखरता से इसकी वकालत की थी, जिस वजह से मीडिया को उन्हें उनके दोस्त संजय गांधी के समकक्ष मानना पड़ा था। रशीद किदवई उनकी तीखी आलोचना करते हुए किताब में लिखते हैं कि जब फिल्मी दुनिया पर इमरजेंसी की मार पड़ी तब भी बच्चन खामोश रहे और उस दौर में पर्दे पर तो सत्ता का प्रतिकार करने वाले एंग्री यंग मैन की भूमिकाएं बखूबी से निभाते रहे, जैसे जंजीर, दीवार और शोले। लेकिन असल जिंदगी में सत्ता प्रतिष्ठान के सामने झुककर गांधी नेहरू परिवार से गलबहियां करने में उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। उनकी असली परेशानी इमरजेंसी खत्म होने के बाद शुरू हुई, जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बच्चन परिवार को इसकी विभीषिका का अंदाजा हुआ और अमिताभ बच्चन ने खुद को गांधी नेहरू परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी के हवाले से किदवई लिखते हैं कि इस दौरान अपनी छवि सुधारने के लिए जब गांधी परिवार ने बच्चन परिवार को एक सार्वजनिक रैली का हिस्सा बनने का न्योता दिया तो तेजी बच्चन ने साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि ऐसा करने से उनके बेटे के सफल फिल्मी करियर पर असर पड़ेगा। संजय गांधी को यह बात बिल्कुल भी नहीं सुहाई। वहीं आगे चलकर बच्चन ने संजय गांधी के मुंबई आने पर भी उनकी मेहमान नवाजी में कोर कसर रखना छोड़ना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जब राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया, संजय गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के कहने पर राजीव 80 के दशक के शुरुआती सालों में सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने और कुछ वक्त बाद ही कुली 1983 फिल्म के दौरान बच्चन के साथ घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने गांधी नेहरू व बच्चन परिवार को वापस करीब ला दिया। बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती वापस से पुख्ता हुई और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी व हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे कद्दावर नेताओं का सामना करने के लिए राजीव गांधी बच्चन को राजी कर राजनीति में ले आए। लेकिन बोफोर्स स्कैंडल में राजीव गांधी के अलावा बच्चन का नाम भी सामने आने के कारण बचपन की यह दोस्ती 1987 में टूटने की कगार पर पहुंच गई। अमिताभ बच्चन को बोफोर्स दलाल बुलाया जाने लगा और दुखी होकर उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। ये वो वक्त था जब बच्चन और गांधी नेहरू परिवार के बीच के डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल गए। किदवई अपनी किताब में यह अंदेशा भी जताते हैं कि न तो राजीव गांधी चाहते थे कि बच्चन इस्तीफा दें, न ही सोनिया, बल्कि अपनी छवि बेदाग रखने के लिए बच्चन ने खुद ही इस्तीफा देना स्वीकार लिया। किदवई इससे पहले यह भी विस्तार से बयां करते हैं कि इलाहाबाद से चुनाव जीतने के बाद अपने नए राजनीतिक प्रभुत्व का बच्चन खूब इस्तेमाल किया करते थे और कई मंत्रालयों में अपनी पसंद के अधिकारियों की नौकरी लगवाने की सिफारिशें भी उनकी तरफ से बेहिचक आती रहती थीं। रिश्तों में तीसरी बड़ी दरार राजीव गांधी की हत्या 1991 के बाद आना शुरू हुई। चारों तरफ से अकेली पड़ गई सोनिया गांधी को बच्चन की तरफ से वह सहारा नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
किदवई साफ साफ कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक है कि हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाले दोनों परिवार राजनीति की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए और उनके रिश्तों में कड़वाहट भर गई। सोनिया गांधी बच्चन को अमित कहकर बुलाती थीं और उन्हें अपना भाई मानती थीं। वे जब पहली बार शादी से पहले हिंदुस्तान आईं तो 43 दिन बच्चन परिवार के साथ ही रहीं। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि उनकी होने वाली बहू हिंदुस्तानी तौर तरीके सीखे तथा सोनिया ने भी तेजी बच्चन को अपनी तीसरी मां मानते हुए सारे हिंदुस्तानी रीति रिवाज उनके घर पर ही सीखे। पहली मां इटली में, दूसरी इंदिरा गांधी और तीसरी तेजी बच्चन। इसलिए जब बच्चन और उनकी पत्नी से गांधी परिवार को वह सहारा नहीं मिला जो राजीव गांधी के सबसे करीबी मित्र से उन्हें अपेक्षित था, तो सोनिया का दिल हमेशा के लिए चटक गया। इन वजहों के अलावा भी किदवई कई दूसरे कम चर्चित कारणों को रिश्तों के बिखर जाने की वजह बताते हैं। बच्चन की कंपनी ABCL के अथाह कर्जों में डूबने के बावजूद गांधी परिवार ने उनकी मदद नहीं की। ज्योतिष में जरूरत से ज्यादा विश्वास करने वाले बच्चन ने तब सोनिया गांधी की वर्ल्ड क्लास कुंडली बनवाई जब 1997 के आसपास उन पर राजनीति में आने का दबाव था और बच्चन ने उस कुंडली के आधार पर सोनिया को राजनीति में न उतरने की लगातार सलाह देकर उनका आत्मविश्वास गिराने का भी काम किया था। फिर दोनों परिवारों की बहुओं की भी एक दूसरे से हमेशा कम ही बनी। जया बच्चन को कभी समझ नहीं आया कि अमिताभ और अजिताभ सोनिया गांधी का इतना आदर क्यों करते हैं। बाद में चलकर जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई एक राजनीतिक रैली में जमकर गांधी नेहरू परिवार पर हमले बोले, वो भी अमर सिंह की सोहबत में। और इस घटना ने भी सोनिया गांधी को खासा विचलित किया। इन सब के अलावा किदवई एक खास घटना की तरफ भी पढ़ने वालों का ध्यान खींचते हैं जो बताती है कि आखिर में बड़े से बड़ा आदमी छोटी मोटी बातों को ही ईगो का सवाल बनाकर रिश्ते खराब कर लेता है। इस घटना को किदवई ब्रेकिंग पॉइंट की संज्ञा देते हैं जिसके बाद दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। घटना 1997 की है जब प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी उसी साल की 18 फरवरी को होना तय हुई थी, लेकिन बहुत पहले से यह तारीख निर्धारित होने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता और उद्यमी निखिल नंदा की शादी एक दिन पहले करना तय कर दी। किदवई लिखते हैं कि कांग्रेस के सूत्र साफ साफ कहते हैं कि श्वेता बच्चन की चट मंगनी चट ब्याह वाले अंदाज में हुई शादी की तारीख सिर्फ इसलिए 17 फरवरी रखी गई ताकि अगले दिन होने वाली प्रियंका गांधी की बहुचर्चित शादी को ओवरशैडो किया जा सके। 21वीं सदी आते आते दोनों परिवारों के बीच ऐसी अमिट दूरियां आ गईं कि जब 2007 में तेजी बच्चन का निधन हुआ तब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। गांधी परिवार द्वारा अमिताभ के भाई अजिताभ के यहाँ फूल व गुलदस्ते अवश्य भेजे गए, लेकिन जिन तेजी बच्चन की वजह से बच्चन और गांधी नेहरू परिवारों के बीच लगभग 6 दशक तक दोस्ती और प्यार रहा, उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके सबसे घनिष्ठ मित्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी के परिवार से कोई नहीं आया। उन्हें तीसरी मां कहने वाली सोनिया गांधी भी नहीं। हालांकि अमिताभ बच्चन खुद को हमेशा ही एक गैर राजनीतिक व्यक्ति बताते आए हैं, लेकिन रशीद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी परिवार से दूर होने के दौरान वह बाद में कई राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के करीब जाने की उनकी कोशिशों ने सोनिया गांधी को काफी परेशान किया। लंबे वक्त तक कांग्रेसी रहने के बाद वे मुलायम सिंह यादव व अमर सिंह जैसे समाजवादियों के करीब आए। कुछ आगे चलकर कांग्रेस के धुर विरोधी व हिंदुत्व की सांप्रदायिक राजनीति करने वाले बाल ठाकरे से दोस्ती गांठी और फिर सभी हिंदुस्तानी नेताओं के एकदम विलोम राजनेता कहलाए जाने वाले नरेंद्र मोदी के इतने अधिक करीबी हो गए कि उनके कभी कांग्रेसी होने का नामो निशान तक मिट गया। बच्चन के इस कदम
या कहें कि इस मास्टर स्ट्रोक ने उन्हें हमेशा के लिए गांधी परिवार से दूर कर दिया। कहना न होगा, अगर पॉलिटिक्स एक थाली है तो अमिताभ बच्चन अपने अब तक के सार्वजनिक व निजी जीवन में कई दफा एकदम विपरीत विचारधाराओं वाले नेताओं की तरफ लुढ़क चुके हैं। जरूरत के अनुसार अपनी जगह बदलते रहे हैं, बहती हवा के साथ पलटते रहे हैं। ऐसे में मुक्तिबोध की एक पंक्ति उधार लेकर सदी के महानायक से यह सवाल पूछना जरूरी सा कोई काम लगता है, पार्टनर, आखिर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?